What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हमारे पास बचा ADAS में बस एक सिंगल चैप्टर और इसी के साथ आपकी मैक्रो भी पूरी हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट भी मेंटेन कर दिया है, आप वहां जाके रिवाइज भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हें फिर कल टेस्ट भी देना है इसका, राइट? तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड चैप्टर नंबर 9 और कंप्लीट करते हैं हमारा यूनिट एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से टॉपिक के नाम के साथ जो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। आ जाओ यार, समझते हैं कि होता क्या है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो देखो कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर हमारे पास जो डिमांड है, देखो यूजुअली हम लोग जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किस तरीके से देखते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से ये बनाया कि दिस इज योर AS, एक 45 डिग्री का लाइन, दिस इज योर AD, ठीक है। यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जाता है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है और इसके नीचे जो आउटपुट होता है OQ, यही हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाता है। क्लियर है ना? नहीं है? ठीक है ना? तो ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता था। अब टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेस डिमांड। कि सर एक्सेस डिमांड क्या है? तो एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में तब होता है जब इकोनॉमी में इनकम ज्यादा होता है। इसका मतलब पैसा ज्यादा होता है, इसका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब भी किसी देश में लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोग डिमांड करेंगे। लोग डिमांड करेंगे तो उस सिनेरियो में सप्लाई शॉर्ट रन में नहीं बढ़ पाएगी। भाई सप्लाई एकदम से कैसे बढ़ाएंगे, सप्लाई तो नहीं बढ़ पाएगी। तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। उस सिचुएशन को हम लोग एक्सेस डिमांड बोल देते हैं कि जब डिमांड ज्यादा है एक रिक्वायर्ड लेवल से। तो हमें चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतना, लेकिन लोगों के पास क्योंकि पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो AD है वो ये आ गया फिलहाल, AD1। AD क्या होता है, C प्लस आई होता है। अभी फिलहाल क्या हुआ, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जैसे ही बढ़ा, जैसे इकोनॉमी में पैसा आया तो लोगों के पास इनकम आ गई, इनकम आई तो उससे लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, डिमांड बढ़ के आ गई, है ना? तो बेसिकली ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता था। अब इस सिचुएशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल इतना AD एक नॉर्मल AD था, फिलहाल इतना बढ़ के आ गया। तो ये AD बढ़ने की वजह से अब डिमांड तो इतना बढ़ के आ रहा है, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है ना। सप्लाई में चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि कैसे सप्लाई चेंज कर दे एकदम से, शॉर्ट रन में सप्लाई कैसे बढ़ा दे? सप्लाई बढ़ने में टाइम लगता है भाई, प्रोडक्शन होगा, सामान मार्केट में आएगा, इट टेक्स टाइम। डिमांड तो एकदम से बढ़ जाती है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास जितनी कैपेसिटी है और जो एक्चुअल डिमांड आ रही है उसमें फर्क आ जाएगा। यहाँ एक गैप जनरेट होगा जिस गैप को हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। सर इन्फ्लेशनरी गैप का क्या मतलब है? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है बेटा जी महंगाई होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इकोनॉमी में ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, चीज़ें महंगी होने लगती हैं, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। परफेक्ट। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है डेफिशिएंट डिमांड। जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का क्या मतलब है कि सबसे पहले इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, ये AS आ गया, ठीक है, ये AD आ गया और ये आपका इक्विलिब्रियम था। क्लियर है? ये आपका इक्विलिब्रियम था ऐसा OQ। अब होता क्या है, हमारे पास ये इक्विलिब्रियम था, होता क्या है कि इकोनॉमी में से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो इनकम भी कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो अपने आप ही डिमांड भी कम होने लगेगी या नहीं होने लगेगी। तो डिमांड अगर कम हो जाए, हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये था, अब डिमांड ही अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये अर्ली डिमांड थी, अभी क्या हो गया, अभी हो गया ये नया AD, ये आया AD1, दिस इज C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम होने से इनकम भी कम हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली इन दोनों डिमांड के बीच में गैप जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है कि अब जब डिमांड ही कम है, लोग सामान नहीं खरीदेंगे,
लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या सस्ता होने लगेगा? जब भी डिमांड कम हो जाती है तो चीज़ें सस्ती होने लगती हैं। जब बिकती नहीं है, हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है, सस्ती होगी या नहीं होगी, तो उस गैप को क्या बोला जाता है? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, इसको बनाओ, बनाने की कोशिश करो, फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सर अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो मैं जस्ट वैसे तुम्हारे से जस्ट बात कर रहा था, प्यार प्यार में समझा दिया मैंने तुम्हें सारी चीज़ें। नोट कर लो, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो बढ़िया तरीके से इसको देख लो। एक बार क्या करना है, एडी को बढ़ाना है, एक्सेस डिमांड बनेगा। एक बार एडी को कम करना है, डेफिशिएंट डिमांड बनेगा। और ये याद रखना, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। सॉर्टेड, डन। चलो अब क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले हम एक्सेस डिमांड देखते हैं। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एडी ज्यादा है एएस से, इसी को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। यही समझाया था मैंने आपको, देखो ये आ गया, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये रहा। अब एडी अगर बढ़ जाए तो इनके बीच में गैप बनेगा जिसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। और एडी वन कैसे आया, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। क्लियर हो गया, नीचे वो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इधर आपने एडी ले लिया, परफेक्ट हो गया, सही है। चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बहुत बेसिक। इकोनॉमिक्स में आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखनी है जैसे टीचर को कुछ नहीं पता है ना, तभी नंबर मिलते हैं। क्या लिखा है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सेस एंड एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सेस। परफेक्ट। एडी एंड एएस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जिसको हम क्या बोलते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो हमारा पहले वाला इक्विलिब्रियम होता था उसको क्या बोलते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, उससे एडी बढ़ गया फ्रॉम एडी टू एडी वन। एडी बढ़ के एक नया एडी बना जिसको बोला एडी वन। इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। और इसके बीच में जो गैप आया, याद रखना डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई होगी, इन्फ्लेशन। गैप को बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। गैप इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। गैप को क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक हो गया। अब इन्फ्लेशनरी गैप का डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो क्या लिखोगे, देखो इसको सावधान इंडिया सवाल मार्क करना। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। जो एक्चुअल एडी है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने बोला ना कि सपोज मैं ये बना रहा हूं भाई, ये एएस है, ये एडी है, ठीक है। अब जो एक्चुअल एडी है वो ऊपर चला गया, ये आ गया, फिलहाल एडी वन ये चल रहा है ना, तो इसने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एडी को एक्सीड कर दिया, तो इनके बीच में जो गैप आया, इसी गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। यही बोला ना, ठीक है। अब सर एक्सेस डिमांड होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड? तो एक्सेस डिमांड के ये 6-7 रीजंस हैं, आप कोई भी 4 कर लो, बहुत रहेंगे, ठीक है। एक्सेस डिमांड के क्या क्या रीजंस हैं? सबसे पहले राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, खर्च करने की क्षमता कब बढ़ती है, जब बेसिकली लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। तो अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो अपने आप डिमांड बढ़ेगा, ठीक है ना। रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स अगर कम हो जाए तो लोगों की चीज़ें सस्ती पड़ने लगेंगी, सस्ती पड़ेंगी तो अपने आप प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा, लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, डिमांड बढ़ने लगता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार खर्चा करने लगे सरकार खर्चा करेगा तो किस पे खर्चा करेगा, जनता पे, जनता पे ही तो खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो उससे देश में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो अपने आप डिमांड भी बढ़ेगा। फॉल इन इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट कम हो जाए, इम्पोर्ट होता है जब हम चीज़ें पहले बाहर से मंगाया करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। अब अगर इम्पोर्ट कम हो गए हमारे देश में तो जो भी हम बाहर से मंगाते थे वो अपने देश में बनाएंगे। इम्पोर्ट कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे देश में डिमांड बढ़ने लगेगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ जाएगा। राइज इन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं है ये, आई एम सो सॉरी, राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट बढ़ने लगेंगे तो देश में तो माल बेच ही रहे हैं, बाहर से भी डिमांड आने लगेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है बेटा, दिस इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू प्रिंट न्यू नोट्स। ये आरबीआई की पॉलिसी है जिसमें आरबीआई नए नोट छापता है, तो जब भी आरबीआई नए नोट छापेगा वो पैसा किसके पास जाएगा, जनता के पास, फिर से मनी सप्लाई बढ़ेगा, इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, एज अ रिजल्ट डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अब आपको पता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है, चेंज इन इनकम होता है। अब इनकम बढ़ेगा, ये कौन शो करेगा, मल्टीप्लायर, है ना। तो इनकम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा इकोनॉमी में। तो बहुत सारे कारण हैं, कोई भी 4-5 आप याद कर सकते हो, ठीक है।
अब एक्सेस डिमांड का क्या इम्पैक्ट आता है आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस लेवल पे। अब देखो, आउटपुट अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो आप आउटपुट एकदम से कैसे पढ़ाओगे। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये सब शॉर्ट रन में पढ़ रहे हो बेटा, ये याद रखना। हम जो है पूरा चैप्टर, इनफैक्ट पूरी मैक्रो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। तो यार शॉर्ट रन में हम आउटपुट कैसे बढ़ाएंगे? आउटपुट पे तो कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता, डिमांड बढ़ा, सप्लाई एकदम से नहीं बदल पाएगा भाई, तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। अब आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंडेंट होती है? सीधा सीधा आउटपुट पे डिपेंडेंट होती है। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आप जानते ही हो, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, इन्फ्लेशन होगा यानी कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है या नहीं है? ओके, तो ये था इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन द इकोनॉमी, राइट। इसी के साथ बेटा जी एक्सेस डिमांड वाला टॉपिक खत्म। एक्सेस डिमांड क्या है, कौन सा गैप क्रिएट होगा, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, 4 चीजें आपको तैयार करनी है। जस्ट इसका अपोजिट होता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? अगर एडी कम हो जाए एएस से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसका मतलब इस बार एडी कम है, इस बार जो हमारा एडी है वो कम है। अब इस बार एडी कम क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। फिर से क्या होगा? एडी नीचे आ गया हमारा। अब ये जो गैप जनरेट होगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो डिफ्लेशन होगा। इस गैप को क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। ये वाला गैप, ई और जी, इसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। सेम एक्सप्लेनेशन बेटा, स्क्रीनशॉट लो, रीड कर लो, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन सी चीज कहाँ पे लिया है ये बता दो। सही है, एडी और एस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो बेसिकली एडी गिरने लगेगा। इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। और जो गैप आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स। जब क्या होता है? एक्चुअल एडी गिर जाता है, ठीक है, देन द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एडी से कम हो जाता है, ठीक है। पॉइंट एफ इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और जो इक्विलिब्रियम मिलता है उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऊपर जो इक्विलिब्रियम बोलता था वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता था। सही है या नहीं है? चलो, अब क्या रीजंस होंगे सर? क्या रीजंस होंगे? जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स, जस्ट रिवर्स। क्या क्या? देखो, वहां पे लोगों का खर्चा बढ़ता था तो डिमांड बढ़ती थी, यहाँ पे लोग खर्चा नहीं करेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों को सामान महंगा पड़ेगा तो अपने आप डिमांड कम होगा। गवर्नमेंट का खर्चा, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी, अब गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। अरे भैया, हमारे जो गार्ड साहब हैं वो सीटी बजा रहे हैं इस टाइम फुल, आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ शूटिंग एट नाइट। मतलब 2:30 बज रहे हैं और अभी ये भैया घूम रहे हैं यार। हाउ हार्ड वर्किंग, ड्यूटी के पक्के हैं, रात को कोई देख थोड़ी ना रहा है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन 2:30 बजे भी ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं यार। ग्रेट यार, हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप मोटिवेट हो सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है यार, हर इंसान की ज़रूरत है। राइज इन इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे देश की डिमांड कम होगी ना, क्योंकि आप सामान बाहर से मंगा रहे हो। परफेक्ट। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट अगर गिर जाए, जो आप पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो डिमांड कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, वही माइनस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी। डेफिशिएंट डिमांड के क्या इंपैक्ट आते हैं आउटपुट पे? आउटपुट पे इंपैक्ट ये आएगा यार, डिमांड अगर कम होगा, अगर हमारे पास डिमांड कम होगा तो इससे आउटपुट पे इंपैक्ट आएगा कि इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, क्योंकि माल बिकेगा नहीं तो स्टॉक बच जाएगा। इन्वेंट्री बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा? लोगों को निकाला जाएगा जॉब से, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यार डिमांड अगर नहीं है तो लोगों के पास स्टॉक बच जाएगा भाई, अगली बार वो बनाएगा ही नहीं, वो बोलेगा पहले मैं पिछला तो बेच लूं, वैसे ही डिमांड नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, तो लोगों को पैसा कैसे देगा, जॉब्स कैसे देगा? तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और प्राइजेस क्या होंगे? सामान बेचने के लिए प्राइस को कम करा जाएगा, प्राइस फॉल होगा। ठीक है, क्या डिफरेंस आता है एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा, ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक्सेस डिमांड का ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सावधान इंडिया सवाल लिखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
सबसे पहले मीनिंग, द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस, डेफिशिएंट डिमांड व्हेन एडी इज लेस देन एएस। ठीक है, कौन कौन सा गैप आएगा? इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, इट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप। ओके, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। रीजन क्या है? रीजन आता है यहाँ पे बहुत सारे, 6-7 रीजन पड़े, कोई भी 3-4 आप यहाँ पे लिख सकते हो। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आउटपुट कम होगा। आउटपुट क्यों कम होगा? क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अब तो सामान नहीं बनाऊंगा मैं नया, तो आउटपुट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। प्राइस, इन्फ्लेशन होगा यहाँ पे डिफ्लेशन होगा। ठीक है, परफेक्ट। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड समझ में आ गया। सिंपल सा टॉपिक, एक बार डिमांड ज्यादा है, एक बार डिमांड कम है। ओके, चलो अब आ गया मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ये है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, एक्सेस डिमांड को कैसे ठीक करा जाए, बट ठीक करने से पहले आप ये समझो कि एक्सेस डिमांड हो क्यों रहा है। डिमांड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। अब अगर मुझे एक्सेस डिमांड ठीक करना है, यानी डिमांड को कम करना है, क्या लोगों से ये पैसा खींचूं? इस मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए हमारे पास दो लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। एक तो है हमारी गवर्नमेंट और एक है आरबीआई। फॉर्चुनेटली आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये आप बैंकिंग में अभी पढ़ के आए हो। आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। और आरबीआई की पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। ये शब्द याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछेंगे। अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन हाउ एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड यूजिंग फिस्कल पॉलिसी, तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी लिखनी है। और अगर आया हाउ एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, तो फिर आपको आरबीआई की पॉलिसी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की समझने की कोशिश करते हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? सरकार के पास दो चीजें हैं, एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। दो चीजें हैं, याद रखना, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस। जो चीज एक्सेस डिमांड में होगी डेफिशिएंट में उसका उल्टा होगा, है ना भाई? तो अब समझो सबसे पहले एक्सेस में क्या होगा। सरकार क्या करे? लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है, हमें पैसा नहीं पहुंचाना है। सरकार खर्चा करेगा, रोड बनाएगा, डैम बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, कुछ भी काम करेगा, पैसा जनता में ही जाएगा। तो सरकार को फिलहाल खर्चा थोड़ा कम कर देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कम करेगा तो पैसा कम जाएगा इकोनॉमी में, डिमांड कम होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। तो पहली चीज क्या होती है बेटा जी? डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करेगा तो उससे क्या होगा? डिमांड कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन अपने आप करेक्ट होगा। सही है। टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हम ये चाहते हैं कि डिमांड कम हो। तो डिमांड कम कब होगी? जब चीज़ें महंगी होंगी, है ना? अगर चीज़ महंगी होगी तो अपने आप लोग कम लेंगे, राइट? तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाए। जब सरकार टैक्स बढ़ाएगा, जब टैक्स बढ़ाएगा तो अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आने लगेगा, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा आने लगेगी। ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा आने लगेगी, सामान महंगा हो जाएगा, बाजार में कम बिकेगा। एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना, टैक्स बढ़ाने हैं। परफेक्ट हो गया। अब आरबीआई की पॉलिसी पे चलते हैं। आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव में क्या क्या है? हमारे पास बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर। सही। सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट की बात करते हैं। बैंक रेट और रेपो रेट क्या है? ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। सही बात है। अगर पीएनबी आरबीआई के पास आएगा, यानी सेंट्रल बैंक के पास आएगा, बोलेगा हमें लोन दे दो, तो आरबीआई बोलेगा ठीक है, आपको इतने % इंटरेस्ट पे हम लोन दे देंगे। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को हम बैंक रेट या रेपो रेट बोलते हैं। यही बैंकिंग में सीखा था, बड़ी डिटेल में पढ़ाया मैंने बैंकिंग में ये टॉपिक। तो उस सिनेरियो में अब हम लोन नहीं देना चाहते, हम लोन नहीं देना चाहते, तो अगर हम लोन नहीं देना चाहते रेट्स को बढ़ा दूं। अगर लोन शॉर्ट टर्म के लिए है तो उस पर रेपो रेट लगता है, अगर लोन लॉन्ग टर्म के लिए है तो उस पर बैंक रेट लगता है। तो रेपो रेट और बैंक रेट अगर दोनों को ही इंक्रीज कर दिया जाए, दोनों को बढ़ा दिया जाए, तो लोन कम लेगा बैंक। बैंक जब कम लेगा तो जनता भी कम लेगी, क्योंकि लेंडिंग रेट्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो उस सिनेरियो में मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, डिमांड अपने आप कंट्रोल होगा। सही बात है या नहीं है? रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाना होता है, याद करो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाना है। सर रिवर्स रेपो रेट है क्या?
आरबीआई बोलता है आप हमारे यहाँ अपना पैसा जमा करो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अगर आप हमारे यहाँ पैसा जमा करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। आरबीआई चाहता है सारा पैसा वो एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा बढ़ा हुआ है इकोनॉमी में, तो वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है कि पैसा जमा करो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, पैसा जमा करो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज तो 1 साल बाद देना होगा यार, इंटरेस्ट तो 1 साल बाद देगा ना। लेकिन मनी सप्लाई आज ज़्यादा है तो फिलहाल तो कंट्रोल हो जाएगा। तो बैंक क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देता है कि आप हमारे यहाँ पैसा जमा कर दो। सारा इकोनॉमी से पैसा खींच लिया, अब देने के लिए उनके पास लोन पैसा ही नहीं है, तो अपने आप ही मनी सप्लाई कंट्रोल होगा या नहीं होगा। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता था? ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारे पास होता था द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। अब आरबीआई क्या करेगा, इस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग करेगा, सेल करेगा। क्यों सेल करता है? क्योंकि सेल करेगा तो सारा पैसा इधर आ जाएगा ना। भाई मेरे पास कोई सिक्योरिटी है, कोई बॉन्ड है, वो मैं आपको बेच दूंगा, आपसे पैसा ले लूंगा। तुम पैसे से ही तो डिमांड बढ़ा रहे थे, बॉन्ड से क्या ले आओगे तुम? बाजार में जाके कुछ भी नहीं ले सकते, उसके अंदर परचेजिंग पावर ही नहीं है। परचेजिंग पावर तो मनी में थी, मनी मैंने आपसे खींच ली सारी। तो जब सेलिंग करते हैं तो मनी मेरे पास आ जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है इकोनॉमी में। ठीक है। इसके बाद एलआरआर क्या होता है? वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक को अपने पास रखना होता है उसको वो बोलता है एसएलआर। यानी अगर आपने पीएनबी में कुछ पैसा जमा कराया, सपोज 1000 रुपये, वो पूरा 1000 लोन नहीं दे सकता, वो अपने पास कुछ पैसा रखेगा, कुछ रेशो रखेगा, उसको बोला जाता है एसएलआर। और उसी 1000 का कुछ रेशो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा, जिसको हम बोलते हैं सीआरआर। और सीआरआर और एसएलआर के जॉइंट कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एलआरआर, द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने आपको समझाया था, अगर 1000 रुपये का डिपॉजिट आया, सपोज 10 रुपये और 100 रुपये और 100 रुपये, 100 रुपये सीआरआर में रखे, 100 रुपये एसएलआर में रखे, तो लोन कितना जाएगा? 800 रुपये। अब बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो या 800 भी ना जाए, तो इन्हें बढ़ा दिया जाएगा। इन्हें बढ़ा के 200 कर दिया, इसको भी बढ़ा के 200 कर दिया, तो यहाँ 800 नहीं 600 जाएगा जनता में अब, है ना। तो एलआरआर भी बढ़ाया जाता है। ओके। क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव में सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन का मतलब क्या होता था? लोन और सिक्योरिटी के बीच का डिफरेंस। अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए तो आपको 1 करोड़ 20 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो ये जो 20 लाख का डिफरेंस था बीच में, जो 20 लाख का डिफरेंस था, इसको हम मार्जिन बोलते थे। सही बात है कि 20 लाख के मार्जिन पे आपको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा। अब लोन देना नहीं है क्योंकि मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे। हमने कहा ना, मार्जिन को 70 करो। अगर 1 करोड़ का लोन लेना है तो 1 करोड़ 70 लाख की संपत्ति लानी पड़ेगी। अब मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, तो लोग यहाँ पे लोन कम लेंगे। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है? आरबीआई प्यार से समझाता है बैंक्स को, प्लीज लोन मत दो, अभी मनी सप्लाई ज्यादा है। तो आरबीआई डिस्करेज करता है कि भाई पैसा नहीं देना। और नेक्स्ट होता है हमारे पास सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स को पैसा रोक नहीं सकते क्योंकि वो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, तो पूरा ना रोक के क्रेडिट राशनिंग कर दो, यानी एक रेशनलाइज्ड वे में पैसा ट्रांसफर करो इकोनॉमी में, बाकी मत करो। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट राशनिंग। तो जब भी एक्सेस डिमांड है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है आरबीआई के द्वारा, जिसमें वो अपना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है। इनको अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो कृपया करके मेरा बैंकिंग वाला वीडियो देखें बहुत ध्यान से, आपको सारा टॉपिक एकदम और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। वो भी चैप्टर तैयार, ये भी तैयार, ऑल्दो इसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो खर्चा वो कम करना पड़ेगा, टैक्सेस वो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड इसका जस्ट उल्टा है, बट उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब क्या करना है सर? मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। सर डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है? आ जाओ। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि इकोनॉमी में डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मनी सप्लाई कम है। तो ठीक करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना है। अब मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, वापस से, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। सरकार क्या करे? सरकार के पास 2 ही चीज़ें हैं, या तो एक्सपेंडिचर या टैक्सेस। टैक्स को करो भैया कम, टैक्स कम करोगे सामान सस्ता होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, थोड़ी डिमांड बढ़ेगी, है ना। और या फिर सब्सिडी दे दो। सब्सिडी का मतलब इंसेंटिव दे दो, बेनिफिट दे दो, ताकि लोगों को सामान सस्ता पड़े, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप लिख लो रिडक्शन इन टैक्सेस। या तो सबसे पहले टैक्सेस कम करे जाएं और इंक्रीज इन सब्सिडीज, सब्सिडीज बढ़ाई जाएं।
दूसरा, गवर्नमेंट अपना खर्चा भी बढ़ाए। जब सरकार खर्चा करेगा तो इकोनॉमी में पैसा पहुंचेगा ना, इकोनॉमी में पैसा पहुंचेगा, अपने आप चीजें बेटर होंगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इंक्रीज इन स्पेंडिंग, खर्चा बढ़ाओ। और आरबीआई क्या कर सकता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में वापस से वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आरबीआई बैंक रेट कम करेगा, आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम करेगा। तीनों को ही कम करने से क्या होता है, देखो पहले बैंक रेट और रेपो रेट समझ लो। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही वो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। आरबीआई उनको सस्ता कर देगा, कम कर देगा। जब आरबीआई उनको कम करेगा, इट मींस कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा, उनको लोन सस्ता मिलेगा तो वो पब्लिक को भी सस्ता देंगे, तो लोन आसानी से बटेगा। आसानी से बटेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, अपने आप डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई बोलता है कि हमारे पास पैसा जमा करोगे तो हम उस पर इंटरेस्ट कम देंगे, भैया हमारे पास जमा मत करो, पब्लिक को दो। तो पब्लिक में बटेगा पैसा, पब्लिक में बटेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डेफिशिएंट डिमांड अपने आप ठीक हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इस बार आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज क्या करता है, बाय करता है। यानी आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो हमें बेच दो, हम खरीदने को तैयार हैं। आरबीआई जब खरीदेगा तो पैसा किसके पास पहुंचेगा, जनता के पास। भाई पहले आपके पास सिक्योरिटी थी ना, अब मैंने आपसे खरीद ली, आपको कैश दिया, आप कैश से कुछ भी कर सकते हो, डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अपने आप डेफिशिएंट डिमांड ठीक हो जाएगा। सही है। तो इस बार डिक्रीज इन बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तीनों लिख के आना। हम बैंक रेट की भी बात कर रहे हैं, रेपो रेट की भी बात कर रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट की भी बात कर रहे हैं, तीनों कम हो जाएंगे। सिक्योरिटीज परचेज करेंगे और एलआरआर भी कम होगा, जो रिजर्व्स अपने पास रखने हैं वो भी कम। आरबीआई बोलेगा भैया अब 1000 अगर डिपॉजिट आ रहा है तो 10-10 रुपए रख लो, बस 1-1%, बाकी 980 डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोन की फॉर्म में, इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है, तो एलआरआर कम हो जाएगा। ठीक है। क्वालिटेटिव में मार्जिन भी कम होगा, लोन आसानी से देना है। अगर 1 करोड़ का लोन लेना है तो 1 करोड़ 10 लाख में ही मिल जाएगा, भैया मार्जिन सिर्फ 10 लाख कर दिया, तो आसानी से लोन बटेगा, मनी सप्लाई अपने आप बढ़ेगा, डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, एडवाइस टू एनकरेज लेंडिंग, पिछली बार डिस्करेज हो रहा था, है ना, वो क्या था हमारे पास, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में पहले आरबीआई मना कर रहा था, डिस्करेज लेंडिंग, अब करेगा एनकरेज, दो यार लोन दो। और जो क्रेडिट राशनिंग चलाई हुई थी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में, उसे रिड्यूस कर लो, हटा लो, रिमूव कर लो, विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग खत्म करो और पैसा खुला बांटो इकोनॉमी में, तभी तो चीजें बेटर होंगी। समझे। तो दिस इज हाउ या these are the measures through which deficient demand can be corrected। अगर आपने एक तैयार कर लिया तो दूसरे में आपको सिर्फ रिवर्स ही लिखना है। और इसी के साथ गाइज आपका चैप्टर नंबर 9 भी हो जाता है तैयार। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी किताब है एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लो, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सब बता दिया तुम्हें, बस एक बार ये देख लो कि उन्होंने जो चीज़ मैंने बताई है क्या वही लिखा हुआ है। ठीक है, लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लो, चीज़ें देख लो, बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा पूरा यूनिट तैयार। 7 डन, 8 डन, 9 डन। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा मैक्रो भी हो जाता है समाप्त। मिलता हूँ बहुत जल्द नई चीजों के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से अपग्रेडेड है। थैंक यू सो मच।